एक्सपेंसेस 1000 रुपीज। कुछ समझ में आया? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो हम लोगों ने क्या किया, प्लस ईयर्स का मतलब कि हमें मिलने के बाकी हैं, अभी हमें नहीं मिले हैं, राइट। तो हमें जो नहीं मिले हैं उसको हम लोग कहाँ पर लिखेंगे, बोल। यहाँ पर असेट की साइड पे लिखेंगे। असेट की साइड पे क्या लिखेंगे कि भाई एरियर्स ऑफ इनकम जो भी होगी, सब्सक्रिप्शन होगी तो सब्सक्रिप्शन, जो भी मेरा एरियर्स होगा, इसको बोलते हैं हिंदी में लेने के पैसे, राइट। हम लोग बोलते हैं कि हमारा डेब्ट जो होगा वो क्रिएट होगा वहाँ पर, तो हमें जिसके पास से पहले पैसे लेने होंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो वो जो हमारा होगा उसको हम लोग बोलते हैं एरियर्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, राइट। उसके अकाउंट्स को हम लोग डेबिट करने वाले हैं। जहाँ पर हम लोग उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे तो डेबिट की साइड पे, असेट की साइड पे लिखेंगे। अभी एक चीज मुझे ये पूछनी थी तुम्हें, मैंने अभी तुम्हें 3 चीजें बताई कि भाई चलो सब्सक्रिप्शन है, उसमें आउटस्टैंडिंग में करंट ईयर का होगा, 4 चीजें तुम्हें पूछेंगे 12th में। तो 12th में सब्सक्रिप्शन का एक एडजस्टमेंट करने का 3 मार्क्स होता है, 3 मार्क्स सिर्फ सब्सक्रिप्शन के। ये मैंने इतना किया ना, ये मैंने इतना लिखा, इसमें मुझे 3 मार्क्स मिलते हैं पूरे सम में। इतना इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है, इसलिए मैं बारी बारी से बोल रही हूँ। और फिर भी तुम्हें ना समझ में आए तो तुम पूछ सकते हो मुझे, राइट। ये मेरा से फॉर एग्जांपल P&L अकाउंट है, यहाँ पर हम लोग एक्सपेंसेस लिखते हैं, यहाँ पर इनकम लिखते हैं, राइट। तो जो भी एक्सपेंसेस होंगे उसमें मैंने बताया कि जो भी नहीं चुकाए होंगे उसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, राइट। और यहाँ पर P&L अकाउंट मानो कि मैंने 2018 का बनाया है, 2018 का, तो 2018 से जुड़ने वाली सारी चीजें यहाँ पर है। से फॉर एग्जाम्पल मैंने चुकाया नहीं है सैलरी, मुझे कोई भी मेरा कलीग था उसको मुझे पैसे देने थे, सैलरी मैंने चुकाई नहीं है। मेरे घर पे मतलब काम कर रही थी, तो काम करने वालों को मैंने पैसे अभी चुकाए नहीं है, बट दैट विल बी कंसिडर इन द 2018। भले अगर मैं अगले साल चुकाती हूँ, पिछले साल चुकाती हूँ, बट ये एक्सपेंस कौन से ईयर का है, 2018 का, इसलिए 2018 में ही कंसिडर होता है। भले वो मैंने चुकाया ना हो या मुझे मिला ना हो, मिला नहीं होगा तो भी 2018 में ही कंसिडर होगा, 19 में नहीं होगा, भले 19 में मिलेगा तो भी। समझ में आ रहा है कुछ, कि जो भी आउटस्टैंडिंग सैलरी है, मानो कि एक्सपेंस है हमारा, पर वो हमें चुकाने, तो इसी साल का वो एक्सपेंस होगा ना, पिछले साल का, अगले साल का नहीं होगा, इसीलिए हम लोग आउटस्टैंडिंग को प्लस करते हैं। अभी मैं ऐसा बोलूं कि चलो एडवांस सैलरी हमने पे कर दी तो क्या एडजस्टमेंट आएगा, से फॉर एग्जांपल मैं करंट ईयर का एडवांस माइनस करती हूँ, एडवांस सैलरी मैंने पे की है 1000 रुपीज की, तो करंट ईयर का एडवांस जो मैं पे कर रही हूँ वो किसके लिए होगा, नेक्स्ट ईयर के लिए होगा। से फॉर एग्जांपल ये 11th में मैंने तुम्हें 1000 रुपये पे कर दिए कि भाई चलो मैं एडवांस में पे कर रहा हूँ 12वीं कक्षा के लिए, 12th स्टैंडर्ड के लिए। भले तुम्हें 12th स्टैंडर्ड के लिए मैं पे कर रही हूँ, बट दैट विल बी कंसिडर। यहाँ पर हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, ओनली 2018 का। अगर अकाउंट 18 के बना रहे तो फिर सब कुछ 18 का ही आएगा। तो ये एडवांस में मुझे मिला इस साल को, वो किसके लिए मिला है, नेक्स्ट ईयर के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें से माइनस, दिमाग चला ना। एडवांस जो मिला मुझे, जो एडवांस मैंने पे किया है, वो भी किसके लिए किया है, अगले साल के लिए। यहाँ पर भी चलो यहाँ पर भी हमें अगर एडवांस में मिल भी गया है तो भी एडवांस को हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं।
हाँ, कोई स्टूडेंट ऐसा पूछेगा चलो ये तो मैम आपने करंट ईयर की बात बताई, चलो पिछले साल का हो तो प्रीवियस ईयर का क्या करने का। बोलो। पिछले साल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे ऑपोजिट एंट्री, अगर आउटस्टैंडिंग है तो माइनस करो, एडवांस है तो उसको प्लस करो। यहाँ पर भी सेम थिंग, अरियर्स है तो माइनस करो अरियर्स और प्रीवियस ईयर, राइट। और करंट ईयर का क्या करते हैं, माइनस करंट, सॉरी प्लस करंट ईयर, प्लस करंट ईयर। करंट ईयर का क्या करेंगे, प्लस, सॉरी एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का जो भी एडवांस होगा वो किसके लिए मिला होगा, इस ईयर के लिए। अगर मेरा कुछ एडवांस बनता है तो भी किसके लिए बनेगा, इस ईयर के लिए। पिछले साल जो मैंने एडवांस दिया होगा वो इस साल के लिए दिया होगा, इसलिए एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर विल बी एड। ठीक है, यहाँ तक मैंने समझा, उसमें कोई डाउट हो तो बोलो। तो मैं एक अच्छा सा बड़ा सा क्वेश्चन शुरू करती हूँ, बोलो है कोई डाउट भाई। नो मैम। हाँ, चलो तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो या नहीं आता हो तो तुम लोग बोल सकते हो भाई, पर ऐसे बैठे रहोगे तो मुझे मजा नहीं आता। हाँ चलो, बोलना है तुम्हें, बोलोगी तभी तो आएगा। चलो हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। तुम्हारा जयपुर स्पोर्ट्स का क्वेश्चन नंबर 33 होगा, निकालो उसको तुम्हारी बुक में, टीएस गरेवाल में ही होगा, और फटाफट से उसको शुरू करते हैं। देखो ध्यान से उसको देखना, यहाँ पर दिया है तुम्हें रिसिप्ट एंड पेमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं क्वेश्चन शुरू करवाती हूँ, ये मेरे पास अभी बुक नहीं है अवेलेबल, इसलिए मैंने लिख के रखे हैं क्वेश्चन थोड़े बहुत, राइट। जब मेरे पास 2-4 दिन में बुक अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। रिसिप्ट है, ये पेमेंट है। जब मैं क्वेश्चन शुरू करवाती हूँ तो मैं रिसिप्ट के साइड से करवाती हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ से जल्दी से शुरू हो जाएगा और कम एंट्रीज होंगी। पेमेंट की साइड से करो तो भी मुझे कोई इश्यू नहीं है, पर करना है। चलो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पहले तो कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं वो तुम्हें मुझे बताना होगा, ठीक है। एक दो चीजें मैं बता दूं कि जब भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो सिर्फ एंड सिर्फ करंट ईयर की ही एडजस्टमेंट आएगी, करंट ईयर का ही एडजस्टमेंट आएगा। ध्यान रखना, क्या बोला मैंने, करंट ईयर का ही एडजस्टमेंट आएगा, ना प्रीवियस ईयर का, ना अगले साल का, ना पिछले साल का, ना कुछ भी। इसी साल के सारे एडजस्टमेंट आएंगे। दूसरी चीज, चलो दूसरा चीज मैं ये बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पर भी जो भी एडजस्टमेंट आया है, हम लोग जब भी काउंटिंग करने बैठेंगे तब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ओनली रेवेन्यू टाइप ऑफ इनकम और रेवेन्यू टाइप ऑफ एक्सपेंसेस लिखते हैं। रेवेन्यू टाइप का मतलब ऐसा होता है कि जिसका लाभ हमें, जिसका बेनिफिट थोड़े से पीरियड के लिए या कम पीरियड के लिए मिलने वाला है, जो थोड़ी अमाउंट होती है। और दूसरा क्या बोला मैंने, जिसपे कोई डेपरी इंटरेस्ट कुछ भी नहीं लगेगा, जो बिजनेस में रोज बरोज के खर्चे हैं, रेंट है, सैलरी है, इंटरेस्ट है, वो सब कुछ चीजें नॉर्मल जो चीजें होती हैं वो सारी की सारी आएगी, राइट। अब तुम्हें मुझे बताना है, चलो ये क्या दिया तुम्हें, रिसिप्ट एंड पेमेंट का बैलेंस दिया है। चलो ये बैलेंस को हम लोग कहाँ पर लिखते हैं पता है, अगर हमें ओपनिंग की बैलेंस शीट बनाने की बोली हो तो, ओपनिंग की बैलेंस शीट बनाने की बोली हो तो हम लोग बैलेंस शीट को, रिसिप्ट एंड पेमेंट के अकाउंट का ओपनिंग जो बैलेंस होता है वो कहाँ पर लिखेंगे, पिछले साल की बैलेंस शीट बना रहे हैं तो, क्योंकि ये जो बैलेंस हमने लाया वो किसका होगा, पिछले साल का ही होगा ना भाई। हम लोग जो बैलेंस ब्रॉट डाउन कर रहे हैं वो कब का होगा,
पिछले साल का है और उसको हम लोग ब्रॉट डाउन कर रहे हैं। यहाँ पर देखो तुम्हें फीस दी है, ठीक है। मुझे बताओ कि हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन सा फीस लिखेंगे? 10,000, 50,000, टेल मी। $50,000। हाँ 50,000 लिखेंगे क्योंकि ये करंट ईयर का है, राइट। और उसमें अगर एडजस्टमेंट ऐसे कुछ दिए होंगे, सब्सक्रिप्शन का कोई भी एडजस्टमेंट, तो हम लोग उसमें करेंगे। बट फॉर नाउ इसमें सिर्फ कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ इतना क्वेश्चन ही है, राइट। इसके लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है, 33 नंबर का क्वेश्चन है। देखो सब्सक्रिप्शन है, इसमें कौन सा आएगा? 16, 17 है, 17, 18 है और 18, 19 है। बताओ क्या करेंगे इसका? कौन सा बैलेंस लेंगे? अगर सब्सक्रिप्शन का इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखना है मुझे, तो कौन सा बैलेंस लूं? हम लोग 18 का बना रहे हैं। 90,000। यस 90,000 लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें दिया है 90%, ब्रैकेट में क्वेश्चन करके दिया है, राइट। तो क्वेश्चन करके क्यों दिया है? उसमें 10% आउटस्टैंडिंग है, इसके लिए उसका एडजस्टमेंट करके हमें 1 लाख रुपए बाहर दिखाने होंगे कि भाई 10,000 जो है वो आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि ये 90% ही है। ये 90%, 90,000 है तो 100% कितने होंगे? 1 लाख रुपीज होंगे ना। तो 10,000 को हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे और फिर बाहर लिखेंगे। चलो लाइफ मेंबरशिप फीस, भार्गव, निशित, तुम लोग क्यों नहीं बोल रहे हो भाई? चलो लाइफ मेंबरशिप फीस 20,000, बोलो क्या करें? कहाँ पर लिखूं मैं? लाइफ मेंबरशिप फीस कहाँ पर आएगी? बोलो बोलो निशित, कहाँ पर लिखूं? एक मिनट, पहले तो तुम्हें क्या करना पड़ता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट लेके जब तुम बनाने बैठो ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो पहले देखना पड़ता है कि करंट ईयर के ही सारे एडजस्टमेंट हम लोग लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंसेस में। और फिर दूसरा क्या देखना पड़ता है कि भाई चलो ये जो दिया है मुझे, उसमें कैपिटल टाइप का है या रेवेन्यू टाइप का है। वी शुड चेक इट कि भाई ये कैपिटल टाइप का है, रेवेन्यू टाइप का है। रेवेन्यू टाइप का मतलब होता है रोज बरोज के खर्चे या रोज बरोज की इनकम जो रोज रोज या फिर बिजनेस में नॉर्मली जनरेट होती है। और कैपिटल टाइप के कैसे होंगे? जो बिजनेस में एक बार मिलेगा या 5 साल में एक बार होगा, या एक्सपेंसेस होंगे तो प्लांट एंड मशीनरी होगा, फर्नीचर होगा, कोई टेबल वगैरह होगा, जो हम लोग रोज रोज परचेज करने या बेचने नहीं जाते हैं। एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछा था मुझे अराउंड 2 years अगो कि मैम चलो कि भाई ये बिजनेस ही फर्नीचर का कर रहे हो, ये फर्नीचर का ही बिजनेस कर रहे हो, तो फिर फर्नीचर का क्या करने का? फर्नीचर खरीदे या बेचे, राइट। तो उनका अगर बिजनेस फर्नीचर का होता है तो दैट इज उसके लिए अकाउंट्स अलग से बनते हैं, अकाउंट्स अलग से बनते हैं और उसके लिए एक चेकलिस्ट होता है फर्नीचर का, और उसमें फर्नीचर की लेन देन के सारे रिकॉर्ड्स लिखे जाते हैं, राइट। यहाँ पर देखो, चलो बताओ लाइफ मेंबरशिप फीस कहाँ पर आएगी? बोलो भार्गव, कहाँ पर लिखेंगे? मैम इनकम। इनकम, बट ये लाइफ मेंबरशिप फीस है जो 1 टाइम हम लोग पे करते हैं ना। देखो फिर से मैं बताती, हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब भी बनाते हैं रिसिप्ट और पेमेंट में से, ध्यान रखना रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट ऐसा होता है जो कैश आती है या जाती है उतना ही ध्यान रखता है, ठीक है। उसमें कितने साल का, कौन से साल का, पिछले साल का,
अगले साल का एडवांस, अरियर्स, आउटस्टैंड, मतलब जो भी पिछले साल का मिला हो, 10 साल पहले की भी कोई इनकम आई हो हमारे पास, तो हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखते हैं, राइट। और यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट में ये भी नहीं देखते कि कैपिटल टाइप का है, रेवेन्यू टाइप का है, कौन से टाइप का है। ध्यान रखना, यहाँ पर हम लोग ये नहीं देखते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में यहाँ पर सिर्फ इतना ही देखते कैश आई या गई। अगर हम लोगों को लाइफ मेंबरशिप फीस मिली है, दैट इज कॉल्ड रिसिप्ट, ये मिला है, डोनेशन मिला है, सब्सक्रिप्शन मिला है, फीस एंट्रेंस फीस मिली है, गवर्नमेंट परचेज का मिला है, इंटरेस्ट हम लोग क्या कर रहे थे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता रही थी ये रिसिप्ट हमें मिली, वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। और पेमेंट हमने किस किस चीज़ों का किया होगा, इंश्योरेंस का, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का, फर्नीचर का, फिक्स डिपॉजिट का, टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस, बुक्स या फिर प्रिंटिंग या फिर जो भी चीज़ें हैं, कोई भी टाइप के एक्सपेंसेस हो, हम लोगों ने सिर्फ पैसे गए ना हमारी बैलेंस में से। आज मैं एक कंप्यूटर खरीदती हूँ तो भी मैं पेमेंट की साइड पे लिखूंगी भाई परचेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। किसी मेरी बच्चे की स्कूल की फीस भर रही हूँ तो मैं लिखूंगी स्कूल फीस ऑफ माय डॉटर, चलो कुछ भी लिखा मैंने। फिर से फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई मैंने से फॉर एग्जांपल कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी तो प्लांट एंड मशीनरी, कोई रेंट पे किया तो यहाँ पर लिखूंगी रेंट पे, इंश्योरेंस के पैसे चुकाए तो चलो इंश्योरेंस पेड। जो जो भी मैं पेमेंट करूंगी मेरे गले में से पैसे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं उतना ही मैं कंसिडर करूंगी। जब मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट बना रही हूँ तब वो कौन से टाइप का अकाउंट है, इट्स लाइक कैश अकाउंट, वो कैश के जैसा अकाउंट है। तुम लोग जब कैश बुक बनाते थे तब कैसे करते थे 11th में, बोलो। कैश बुक में सब कुछ चीज़ें कैश और बैंक बनाते थे, तब लोग जो जो पेमेंट तुमने बैंक से किया हो या कैश से किया हो तो तुम लोग सारी की सारी चीज़ें पेमेंट की साइड पे लिखते थे, यहाँ पर क्या करते थे इनकम की साइड पे लिखते थे। तो वैसा ही कैश जैसा अकाउंट है, ठीक है। जो जो भी रिसिप्ट तुम्हें मिली होगी वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, पेमेंट होगी वो यहाँ पर लिखेंगे। अभी मुझे तुम्हें ये बात बतानी है कि जब भी हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं रिसिप्ट और पेमेंट में से, तो यहाँ पर लिखते हैं एक्सपेंसेस, यहाँ पर लिखते हैं इनकम, राइट। तो एक चीज तुम्हें ध्यान रखने की, दो ही चीजें सिर्फ, कि जब भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं तब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ओनली एंड ओनली, ध्यान रखना, ओनली एंड ओनली करंट ईयर के ही एडजस्टमेंट आएंगे, ना कि प्रीवियस ईयर के, ना कि पिछले ईयर के। याद रहेगा क्या बोला मैंने, जब भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तब की बात नहीं है, जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं तब हम लोग कौन सी चीज़ों को कंसिडर करते हैं, जो कौन से साल की है इसी साल की सब चीज़ों को एडजस्ट करेंगे, राइट। और अगर मुझे कोई पूछे कि लाइफ मेंबरशिप फीस, एंट्रेंस फीस, ये वाला वो वाला, जो भी चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए है, जिसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म मिलने वाला है, वो कौन से टाइप की है, कैपिटल टाइप ऑफ नेचर। और जो भी कैपिटल टाइप ऑफ नेचर का होगा उसको हम लोग कहाँ पर शो करते हैं, बैलेंस शीट में शो करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर ओनली एंड ओनली
रेवेन्यू टाइप ऑफ इनकम या रेवेन्यू टाइप ऑफ एक्सपेंसेस ही आएंगे। से फॉर एग्जांपल मैं ऐसा पूछूं लाइफ मेंबरशिप फीस, तो वो लाइफ में एक ही बार भरनी होती है भाई, तो वो और उसका बेनिफिट कब मिलेगा? 5 साल, 10 साल, 15 साल, उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है। तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल टाइप ऑफ इनकम, और उसको हम लोग लिखते हैं बैलेंस शीट में। डोनेशन, अगर डोनेशन में कुछ भी ना बोला हो तो उसको नॉर्मल डोनेशन समझ लो और उसको इनकम की साइड पे लिख डालो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम की साइड पे डोनेशन लिख डालो। बट अगर ऐसा बोला कि डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, तो डोनेशन फॉर टूर्नामेंट बोला, ऐसा बोला हो तो क्या करने का? जो टूर्नामेंट के खर्चे हो, टूर्नामेंट की इनकम होगी ना, वही इसमें से माइनस प्लस होगी। और जो ये टूर्नामेंट का फंड होगा उसको लिखना कहाँ पर होता है पता है? बैलेंस शीट में। ठीक है, तो ये जो फंड होता है उसको लिखते हैं बैलेंस शीट में। सब्सक्रिप्शन ऑफ गवर्नमेंट परचेज, जब गवर्नमेंट परचेज की बारी आई तो इसको भी हम लोग कहाँ पर लिखते हैं? यहाँ पर नहीं लिखते हैं, उसको अलग साइड पे लिखते हैं, मतलब अलग करके लिखते हैं। सब्सक्रिप्शन ऑफ गवर्नमेंट परचेज ऐसे करके अलग करके लिखने का। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन 8% एफडी, एफडी का इंटरेस्ट है, वो कौन से टाइप का इनकम है बोलो? रेवेन्यू है कि कैपिटल है बताओ? हम कैपिटल। इंटरेस्ट है ना, जो हमें पीरियोडिकली मिलने वाला है, ध्यान रखना। मैं तुम्हें इसमें इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि तुम्हें सारे सम्स यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ये चीजें अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो तुम सारे सम्स तुम खुद से भी कर पाओगे, इतना इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। इंटरेस्ट दिया है, अगर यहाँ पर परचेज ऑफ एफडी दिया होता प्रियांश, अगर परचेज ऑफ एफडी दिया होता तो वो लॉन्ग टर्म के लिए हमें यूज होने वाला है। बट ये जो इंटरेस्ट हमें मिलता है वो पीरियोडिकली, मंथली, 6 मंथ पे, क्वार्टर पे या साल में हमें इंटरेस्ट मिलता है। राइट, तो दैट इज रेवेन्यू टाइप ऑफ इनकम, उसको बोलते हैं रेवेन्यू टाइप ऑफ इनकम। और उसको लिखते कहाँ पर है? बैलेंस शीट में। सॉरी, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट को हम लोग लिखते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर की साइड पे लिखते हैं। ये रिसिप्ट की साइड पे दिया तो दैट इज हमारी इनकम है। इंटरेस्ट ऑन एफडी है, वो हमारी इनकम है, तो इनकम के साइड पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। चलो, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, ये मुझे बताओ कि रेवेन्यू टाइप का है कि कैपिटल टाइप का है? बोलो बोलो, कोई बात नहीं, रॉन्ग होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सेल ऑफ न्यूज़पेपर, हम रेवेन्यू। हाँ वो रेवेन्यू होगा, राइट। और तुम्हें एक चीज बताओ, अगर तुम्हें जल्दी से आइडेंटिफाई करना हो ना तो भी रेवेन्यू टाइप की जो इनकम होगी वो कम कम अमाउंट की होगी नॉर्मली। चाय पानी के खर्चे कोई लाख रुपए तो होते नहीं, ठीक है। या इंटरेस्ट होगा वो भी कोई इतना तो ज्यादा मिलने वाला नहीं है। सेल ऑफ न्यूज़पेपर है वो भी इतना कम अमाउंट होगा, ठीक है। अभी सेल ऑफ मटेरियल दिया है, स्पोर्ट्स मटेरियल, बोलो इसका क्या करें? ये कौन से टाइप का है? हम रेवेन्यू है, हाँ रेवेन्यू। हाँ वो भी रेवेन्यू है, ठीक है। चलो, अब मैं ऐसा बोलूं कि लॉकर का रेंट है 6800, बोलो। बोलो भार्गव, निषेध, बोलो।
लॉकर का रेंट होगा वो भी क्या होगा, एक टाइप का रेवेन्यू टाइप का होगा, उसमें 1670 का इंक्लूड जो होगा उसको हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये साल का नहीं है। यहाँ पर देखो पेमेंट की साइड पे ध्यान से देखना, रेंट दिया 60,000, बोलो ये कौन सा टाइप का है? मैम रेवेन्यू। रेवेन्यू है कैपिटल है, बताओ। रेवेन्यू। हाँ रेवेन्यू है, यस रेवेन्यू है, राइट। इंश्योरेंस कौन से टाइप का है बताओ, बोलो भार्गव, निश्चित तुम्हें भी बोलना होगा भाई, भले रॉन्ग पड़ता उसमें कौन सा टाइप। देखो मैंने तुम्हें दो ऑप्शंस दिए, कैपिटल है कि रेवेन्यू है, तुम बोलोगे रेवेन्यू तो शायद से कैपिटल हो सकता है, कैपिटल, दोनों में से तीसरा कुछ नया आने वाला है नहीं। पहले उसको ध्यान से देखोगे भी, चलो हम लोग रेंट है वो हमें पीरियोडिकली चुकाना, कैपिटल नो। इंश्योरेंस भी रेवेन्यू टाइप का है, क्यों क्यों रेवेन्यू टाइप का है वो बताओ, क्योंकि हमें पीरियोडिकली चुकाना होता है, 3 महीने में 6 महीने में इंश्योरेंस का जो आता है वो 6 महीने में भरना होता है प्रीमियम, या 3 महीने में भरना होता है, तो दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू इनकम, ठीक है। एक मशीन मैंने खरीद ली, चलो एक ट्रेडमिल मैंने खरीद लिया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट से फॉर एग्जांपल, तो मुझे 5 साल तक उसका बेनिफिट मिलेगा और 5 साल तक मुझे उसका उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा, बट मुझे 5 साल तक उसका बेनिफिट मिलेगा, तो वो कैपिटल टाइप का है, क्योंकि मुझे उसका बेनिफिट 5 साल तक मिलने वाला है, ना कि 1 साल तक। ये इंश्योरेंस मैंने पे किया होगा, वो 1 साल का इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया होगा, तो 1 साल का मुझे पेमेंट मतलब लाभ मिलेगा, 2 साल का पीएफ दिया होगा तो 2 साल का लाभ मिलेगा, वैसे। चलो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 50,000 कैपिटल है कि रेवेन्यू है बताओ। मैम कैपिटल। हाँ क्यों कैपिटल है बोल। तो मैम ये लॉन्ग टाइम तक चलेंगे। हाँ जो चीजें मैंने एक बार खरीद ली है उसको मैं यूज लॉन्ग टर्म तक करने वाली हूँ, तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल। कैपिटल थिंग्स होती हैं, और जो भी रेवेन्यू होगी वो ही हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखते हैं। तो ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है उसको हम लोग यहाँ पर नहीं लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखेंगे। इंश्योरेंस होगा उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखेंगे, रेंट को भी लिखेंगे। चलो फर्नीचर कहाँ लिखेंगे, निश्चित बोलो फर्नीचर कौन से टाइप का इनकम है बताओ, रेवेन्यू है कि कैपिटल है? निश्चित कैपिटल, वेरी गुड। चलो क्यों, वर्क मोड, ओके ठीक है, तो तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? अच्छा कोई बात नहीं, चलो ओके 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 ठीक है, नो इश्यूज, हाँ कोई बात नहीं। चलो फिक्स डिपॉजिट है, मुझे बताओ फिक्स डिपॉजिट कहाँ पर आएगा? मैम कैपिटल। हाँ दैट इज कॉल्ड कैपिटल। कैपिटल असेट होगी, मतलब कैपिटल एक्सपेंसेस होंगे हमारे। चलो टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस बताओ, टूर्नामेंट टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, हाँ हाँ बोल सकते हो, हाँ कोई भी, भार्गव भी बोल सकता है भाई, भार्गव बोलो, क्यों नहीं बोल रहे हो तुम? टूर्नामेंट एक्सपेंसेस वो रेवेन्यू टाइप के हैं कि कैपिटल टाइप के हैं बताओ। हम्म, हाँ रेवेन्यू टाइप के है, यस यस ठीक है। बुक्स है वो कौन से टाइप का एक्सपेंस है? कैपिटल से फॉर एग्जांपल इट्स अ लाइब्रेरी, चलो लाइब्रेरी है मेरी और उसके लिए मैंने बुक खरीदी है, तो वो कौन से टाइप का एक्सपेंस हुआ, कैपिटल या फिर रेवेन्यू? कैपिटल। बताओ। कैपिटल। हाँ कैपिटल होगा, ठीक है। प्रिंटिंग प्रिंटिंग
प्रिंटिंग के एक्सपेंसेस वो होंगे, वो भी हमारे नॉर्मली रोज बरोज के होते हैं। हाँ, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। यस, वेरी गुड। ठीक है, अभी तुम्हें ये क्लियर हो गया है आई गेस कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो चलो कैपिटल और रेवेन्यू दोनों होते हैं। अभी तुमने जो अभी मुझे बताया कि ये रेवेन्यू है मैम, ये कैपिटल है, राइट? तो जो भी रेवेन्यू होंगे वो सारे के सारे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखते हैं या फिर पीएनएल में लिखते हैं, राइट? पीएनएल तो अभी हमारे पढ़ने में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग एनपीओ पढ़ रहे हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें पीएनएल अकाउंट नहीं बनता। पीएनएल के जैसा ही होता है, बट उसको सिर्फ नाम ऐसा देते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, राइट? तो जो जो भी रेवेन्यू टाइप के एक्सपेंडिचर या फिर इनकम होंगे उसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। दूसरी चीज, हाँ तुम्हारा लेक्चर होगा आई गेस। और जो भी कैपिटल टाइप के होंगे वो सारे के सारे कैपिटल टाइप के एक्सपेंसेस हम लोग कहाँ पर लिखते हैं? कैपिटल टाइप की इनकम, कैपिटल टाइप के एक्सपेंसेस हम लोग बैलेंस शीट में शो करते हैं, राइट? बैलेंस शीट में शो करेंगे, ठीक है? चलो यहाँ तक का रखते हैं, फिर अगर कुछ होमवर्क होगा तो भी मैं तुम्हें दिखाऊंगी, पर कल से दूसरे भी क्वेश्चन शुरू कर देंगे, ठीक है? हेलो, यस मैम। हाँ तो और कल ऑन टाइम भाई जो ज्वाइन हो जाना। मेरी मानो तो 5-10 मिनट पहले ज्वाइन होने की कोशिश करना, क्योंकि मैं 10 मिनट पहले ज्वाइन हो ही जाती हूँ, राइट? तो तुम्हें अच्छे से पढ़ने मिले। आगे अगर कोई तुम्हारा लेक्चर से फॉर एग्जांपल नहीं होता है तो 10 मिनट पहले या 5 मिनट पहले ज्वाइन होते हो तो तुम्हें कुछ नॉलेज मिले। और शार्प 4 o'clock तो ज्वाइन हो ही जाना, क्योंकि पीछे तुम्हारा लेक्चर हो और फिर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने में मतलब फ्रीक्वेंसी करनी पड़ेगी ना, थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि 11th में तुम ऑनलाइन पढ़ के आए हो, सिर्फ नहीं आया हो, और मैं 12th में तुम्हारा कोई भी मतलब रिस्क नहीं ले सकती। अगर मैं 12th का स्टूडेंट को पढ़ा रही हूँ तो मैं रिस्क नहीं ले सकती, राइट? तुम्हें नहीं आता है तो मुझे 10 बार भी सिखाना पड़ेगा, और मैं 10-10 बार इसलिए बोलती हूँ ताकि तुम्हें जल्दी आ जाए। कल से शुरू करेंगे ना क्वेश्चन, तुम खुद ही बोलोगे मैम ऐसे 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 करो आप, ठीक है? चलो मजा आएगा, कोई टेंशन नहीं। चलो यहाँ तक का रखते हैं, ओके? ओके मैम। ओके, बाय।
Good evening, all of you. गुड इवनिंग मैम। आप लोगों को शेड्यूल मिल गया है? No? 4 to 5 अकाउंट्स और फिर 5 to 7 आपका क्लास। और जो टेस्ट वगैरह है उनका सैटरडे। ओनली सैटरडे? हाँ शायद मेरे हिसाब से। नहीं नहीं, ये नहीं है, आपका शेड्यूल बन गया। आपके वीकली अल्टरनेट है बेटा, 4 डेज आपके टेस्ट हैं इस सब्जेक्ट के। तो मैम वो वाला नहीं मिला। टेस्ट आपका 5 to 7 में होगा। अकाउंट्स का लेक्चर कंटिन्यू रहेगा। इट मींस अल्टरनेट। सपोज आज आपके 3 लेक्चर हैं, देन कल आपका एक टेस्ट होगा, देन आपके अगेन 3 लेक्चर कंटिन्यू होंगे, फिर एक दिन टेस्ट होगा। इस तरीके से। मतलब 4 घंटा? नो, 4 घंटे नहीं, इसी में कंप्लीट करेंगे। जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स, इंग्लिश, इको और बीएस में से एक ही क्लास होगा आपका। ओके, सो हमने पोएम पढ़ लिया था। सो हु इज पोएट ऑफ माय मदर एट 66? याद है? संडे के बाद बिल्कुल ब्लैंक ओवर आते हो आप। कमला दास। कमला, कामला नहीं, कमला। कमला दास। कुछ जो उसका राइटिंग पार्ट रहता है वो देख लेते हैं क्या क्या है, अदरवाइज तो पोएम कर लिया था। ओके, ये आप लोगों को लिखना है। पैसेज नहीं लिखेंगे, पैसेज हम सिर्फ शॉर्ट में लिखेंगे, बाकी क्वेश्चन आंसर्स आप करेंगे। इफ यू हैव योर एनसीईआरटी चेक कर लेना, ये कौन सा स्टार्टिंग से ही है। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स। Out of their homes. So the first question is, name of the poem and poet. The poem name is My Mother at 66 and poet is Kamla Das. You all know. And second question. Where was the poet going? Where was it going? And start. How about the poet was going from a bank? उनका क्या रहेगा? She was with her. पूछे जाएंगे। फर्स्ट जो मैंडेटरी क्वेश्चन है लर्न करना, दैट इज नेम ऑफ द पोएम एंड पोएट। तो आपको लाइनिंग से तो पता चल जाएगा डेफिनेटली, जब पोएम है और मदर का पोएट का नाम भी इसमें
इजी है। कुछ और क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर से हैं, मैं आपको लिख देती हूँ, तो यू कैन राइट और इसको प्रिपेयर कर लेना। व्हाई डज द पोएट लुक at young tree and marry children? So that is your question. Why does the poet look at young trees and marry children? Then next question. What does poet's smile in the poem? So this is the second question. ये आपका लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन है जो इंग्लिश में पूछा गया है। व्हाट इज द पोएट चाइल्डहुड फेयर? इन क्वेश्चन को आप लिखेंगे, आंसर फाइंड आउट करेंगे, और जो भी आप जहां भी नोट्स बना रहे हो ये आंसर्स चाहिए हैं, ठीक है, राइटिंग में होनी चाहिए आप लोगों के पास। दैट्स ऑल फॉर इंग्लिश। ये हमारा कुछ बाकी था राइटिंग सेक्शन। कंटिन्यू करेंगे बिजनेस स्टडीज को, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड चैप्टर ही चल रहा था। ये क्वेश्चंस नोट डाउन हो गए हैं बेटा, कंप्लीट हो गया है? मैम एक बार दिखाओ ना जरा। दिस वन, ये तो एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चंस हैं एंड दिस इज 3 जनरल क्वेश्चंस। मैम डन। ओके मैम कौन से प्रिंसिपल्स करवा रहे हो? प्रिंसिपल ऑफ टेलर। आई थिंक लास्ट क्लास में हम टेलर के प्रिंसिपल ही कर रहे थे ना। फ्यूल के तो हमारे कंप्लीट हो गए हैं, टेलर के स्टार्ट किए थे बट आप लोग गायब हो गए थे। दैट्स हमने शायद 1-2 प्रिंसिपल करके फिर क्लास ओवर कर दी थी। मैम कौन सा यूनिवर्सल एप्लीकेशन और वो वाले? हाँ यस बेटा, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, दैट्स मैम वो यस बेटा। उससे पहले फ्यूल के सुनाइए, फ्यूल के किस किस को याद है? याद है 14 प्रिंसिपल फ्यूल के? नो? ओके, टेलर के स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल्स। वापस से एक बार रिवाइज करा दे रही हूँ जो भी मिस था।
बेसिकली जितने भी प्रिंसिपल्स है दैट इज साइंटिफिक, बेस्ड ऑन साइंटिफिक मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल टेलर के बारे में देख लेते हैं। अगेन टेलर के जो प्रिंसिपल्स थे दैट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स टेलर्स ने दिए हैं। Then he was a mechanical engineer by his profession. Mining engineer. He was mining tailor and fuel is mechanical. नहीं फ्यूल माइनिंग था ना। हाँ but I am talking about tailor ना। Oh. FW Taylor। भाई ठीक है। भाई नहीं है वो, फ्यूल है बेटा। ये टेलर एंड फ्यूल दोनों सरनेम अलग है। So he was mechanical engineer and basically जो बुक राइटिंग पार्ट था द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट सीरीज ने पब्लिश की थी एक अमेरिकन मैगजीन में। इसके 5 प्रिंसिपल्स है टोटल, जैसे फ्यूल के 14 प्रिंसिपल थे, टेलर ने 5 प्रिंसिपल्स दिए हैं। So basically the 5 principles are science not rule of thumb, harmony not discord, cooperation, development of each and every person। देखो basically दोनों का गोल यही है कि इस मैनेजमेंट में सही तरीके से प्रॉपरली मैनेजमेंट में काम हो, सक्सेसफुल काम हो। अब दोनों के वे ऑफ मेथड क्या है, कहीं कहीं सिमिलर भी है और कहीं पे डिफरेंट भी है। मैक्सिमम जो टेलर के जो प्रिंसिपल है दैट इज बेस्ड ऑन द साइंटिफिक मेथड, जो प्रॉपर साइंटिफिक मेथड पे बेस्ड है। वही जो फ्यूल के प्रिंसिपल है दैट बेस्ड ऑन साइंटिफिक आल्सो एंड समटाइम द थ्योरेटिकल पार्ट। इट मीन जो प्रॉपर एक रूल एशियन ट्रेडिशनल तरीके से मैनेजमेंट चलता हुआ रहा है उस पे भी उसके प्रिंसिपल्स बेस्ड है। सो फर्स्ट प्रिंसिपल है जो टेलर का दैट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। सो बेसिकली टेलर ने अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, जो टेलर है टेलर ने क्या बोला कि जो भी काम, देखो सबसे पहले जो टेलर था वो बहुत अपोज था ट्रेडिशनल मेथड के लिए। ही वांट्स कि टाइम के अकॉर्डिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी को क्या किया जाए, अडॉप्ट किया जाए। एशियंस मेथड, ट्रेडिशनल मेथड्स को हटाया जाए, डिस्कार्ड किया जाए। वो बिल्कुल भी ट्रेडिशनल मेथड के फेवर में नहीं था। ये बेसिक डिफरेंस है टेलर एंड फ्यूल में। सो he always want the scientific methods, new technology, new methods in organization for successful organization। so basic difference यही है। अब जो first principle है that is science not rule of thumb, इसमें इसने क्या बोला है कि जो भी organization में analysis किए जाते हैं या जो भी काम किए जा रहे हैं, research की जा रही है, all the research and work is based on scientific study। कोई भी काम, कोई भी जो work किया जा रहा है वो ऐसे ही नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर proper scientific study होनी चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए। अगर इसमें सुपरवाइजर डिसीजन ले रहा है या फिर एक मैनेजर डिसीजन ले रहा है, जो उसके डिसीजंस आर बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस। अब जो यहाँ पे जो डिसीजंस होंगे, डिसीजंस क्या होंगे, बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस पर, पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस्ड होने चाहिए। देन सबसे मेन बात इसने यहाँ पे क्या बोला है इन दिस प्रिंसिपल साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में, कि हिट एंड मिस मेथड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हिट एंड मिस मेथड, हिट एंड मिस मेथड जस्ट लाइक अ फ्रेज। इसका मतलब क्या है कि रैंडमली किसी को भी सिलेक्ट नहीं कर लेना चाहिए। जल्दी में है, टास्क कंप्लीट करना है तो रैंडमली किसी को भी सिलेक्ट नहीं करना है। प्रॉपरली सुपरवाइज करके उसकी साइंटिफिक स्टडी, उसको एनालाइज करके, जॉब ऑर्डर प्लेस करके, रिप्लेस करके, इस तरीके से इस मेथड को नहीं यूज करना है। प्रॉपर साइंटिफिक स्टडी के साथ किसी भी चीज को सिलेक्ट करना है, जिसको हम बोल सकते हैं वन बेस्ट वे उस टास्क को कंप्लीट करने का। सो टोटली इसमें क्या आ जाएगा, ऑल द वर्क, ऑल द स्टडीज आर रिलेटेड टू द साइंटिफिकली। अब यहाँ पे इन सब चीजों को करने के लिए उसने क्या बोला है कि अ पर्सन हैव टू स्टडी द टाइम स्टडी मेथड से वर्क करना चाहिए। अब टाइम स्टडी क्या है कि देखो, अगर सपोज यहाँ पे एक मैनेजर है, उसको यहाँ पे वर्क असाइन करना है, उसको यहाँ पे इन पर्सन्स को वर्क असाइन करना है। अब इसको अपने पास्ट एक्सपीरियंस से पता होना चाहिए कि मैंने जो ये वर्क इन लोगों को असाइन किया है उसका अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लगेगा।
और जो ये एक्सपीरियंस है, जो ये अज्यूम कर रहा है, ये सिर्फ ऐसे ही अज्यूम नहीं करना है, इसको अज्यूम करना है उसके पास्ट एक्सपीरियंस, उसी काम को कितने लोगों ने एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कितने टाइम में वो पूरा हुआ था। तो ये चीजें हैं टाइम स्टडी की, उसको साइंटिफिकली रिसर्च करके परफॉर्म पता होना चाहिए कि इस टाइम को, इस वर्क को परफॉर्म करने में कितना टाइम लगेगा। जो ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रोकना, फ्रॉम द एनालिसिस कॉन्फ्लिक्ट्स हर जगह होंगे, हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल वैनिश नहीं कर सकते हैं। सो बेसिकली इस प्रिंसिपल में क्या आएगा कि जो भी एम्प्लॉय को वर्क असाइन हो रहा है वो वर्क शुड बी ऑब्जर्व, एनालाइज एंड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। कि अगर आप ये जो मैनेजर यहाँ पे इनको ऑब्जर्व कर रहा है, बट ऑब्जर्व करना है, एनालाइज उनको करना है, उनके वर्क को एनालाइज करना है, बट रिस्पेक्ट डिग्लाइड नहीं होनी चाहिए इन एम्प्लॉइज की। इनको मेंटली कुछ भी प्रेशर नहीं आना चाहिए ऑन देयर सेल्फ रिस्पेक्ट। क्लियर? समझ में आया फर्स्ट प्रिंसिपल? कुछ और हो सकता है इसके अंदर, या फिर देखो ऐसे भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल हम इसमें एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि जब मैनेजर टास्क असाइन करेगा, वो जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को टास्क असाइन करता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, वो क्या करेगा, हर पर्सन को एक टाइम असाइन कर देगा कि भाई आपको ये इतने आवर्स में कंप्लीट करना है या फिर वीक में कंप्लीट करना है, जो भी जैसा भी वर्क होगा उसके अकॉर्डिंग वो हर पर्सन को क्या कर देगा, टाइम असाइन कर देगा कि उस टाइम असाइन, उस टाइम ड्यूरेशन में उसको वो वर्क क्या करना है, कंप्लीट करना है। पर ऐसा नहीं, सपोज यहाँ पे 100 यूनिट का प्रोडक्शन होना है, नॉर्मली इस 100 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 2 दिन का टाइम लगेगा, बट वो मैनेजर है, वो एक पोस्ट पर है, तो उसको बोले नहीं मुझे ये एक ही दिन में कंप्लीट चाहिए। मैनेजर को अपने पास्ट एक्सपीरियंस से एनालाइज करके, उसको रिसर्च करके जो प्रॉपर टाइम है, क्योंकि यहाँ पे इस प्रिंसिपल में सबसे जो मेन चीज है वो क्या है, मेंटल आउटलुक एक एम्प्लॉय का, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, मेंटली लोग इल ना हो, इन चीजों को रखकर काम भी क्या हो, तरीके से कंप्लीट हो, साइंटिफिक तरीके से हो। दैट इज द मेन गोल इन दिस प्रिंसिपल, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। एनी डाउट इन दिस? Then the next principle, second principle is harmony, not discord. What is the meaning of harmony? Harmony का meaning क्या है? Tell me what is the meaning of harmony? Togetherness. Togetherness and peacefulness. अब देखो, according to Taylor, टेलर ने क्या बोला है? Because we have the level of management, different level of management in any organization. आपको different levels मिलेंगे, चाहे organization छोटी हो या organization बड़ी हो। वहाँ पे आपको head भी मिलेंगे, supervisors भी होंगे और workers भी होंगे। तो जो तीनों level of management है, जो basically management के level को divide किया गया है, that is top, मिडल एंड बॉटम। तो अब जब यहाँ पर डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट एक साथ काम करेंगे और इन तीनों का जो गोल है वो क्या होगा, ऑलवेज कॉमन ही होगा। तीनों मैनेजमेंट, तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट, उनको जो कंप्लीट करना है वर्क, कॉमन गोल करना है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे काम एक जैसा ही करना है, अलग अलग लेवल है, तो कॉन्फ्लिक्ट होना जायज़ बात है। कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, इनमें प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसको लगे कि ज़्यादा ऑर्डर दे रहा है, यहाँ पे लगे कि मुझे मैनेजर से ज़्यादा ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो इसमें है, इसमें क्या है, काम को कंप्लीट करना है, गोल्स को अचीव करना है। सो सेकंड थिंग कि यहाँ पे भी वही चीज़ है, जो स्ट्रेस है, एम्प्लॉय के पास इतना स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। फ्यूल में क्या था, फ्यूल में मेन रीज़न क्या था, सिर्फ कि
हमें अपना वर्क अचीव करना है, टाइम पे काम करना है, वर्क इफेक्टिवली होना चाहिए, एफिशिएंटली होना चाहिए। हम एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं बाय रेम्यूनरेशन, उनको फैसिलिटीज देके, बट स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेंटली इलनेस, उसके ऊपर और साइंटिफिक तरीके उस पर इतना फ्योल ने डिस्कस नहीं किया है। तो इन्हीं चीज़ों को, जो ये कमियां थी, इन कमियों को दूर करने के लिए जो प्रिंसिपल्स आए, टेलर के प्रिंसिपल्स आए, तो अब देखिए अगर हम बेसिकली इन प्रैक्टिकल लाइफ इन चीज़ों को देखें तो ये प्रिंसिपल्स यूज नहीं होंगे, क्योंकि अगर हम सिर्फ एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेस और इनमें देखते रहेंगे तो मैनेजमेंट में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उतना प्रॉपर वर्क नहीं हो पाएगा। तो टेलर के अकॉर्डिंग क्या था? टेलर के अकॉर्डिंग स्ट्रेस मैनेजमेंट होना चाहिए एम्प्लॉय के बीच में। ये जो काम करे ये तीनों, देखो इनको भी, मैनेजर को भी इसकी पोजीशन है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो वर्कर्स है वर्कर्स को भी मैनेजर की पोजीशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सेम मैनेजर है तो उनको भी, और वाइस वर्सा सेम है। रिस्पेक्ट करोगे तो रिस्पेक्ट आपको इन ऑर्गेनाइजेशन में मिलेगी। अब यहाँ पे जो बेसिक टेलर ने बोला क्या है इस प्रिंसिपल के अंदर, कि यहाँ पे जो भी जैसे वर्कर्स जो काम करेंगे साथ में मिलके काम करना है, एक साथ काम करना है, बट जो एक दूसरे की इम्पोर्टेंस है, एक दूसरे की जो पोजीशन की इम्पोर्टेंस है, रिस्पेक्ट है, उस रिस्पेक्ट को भी बना के रखना है। हार्मनी इट मीन्स पीसफुल एंड टुगेदरनेस, जैसे कि आपने बताया, सिंपल सी बात है कि टुगेदर काम कर रहे हैं और पीसफुल मैनर में काम करना चाहिए। अब पीसफुल मैनर ये ऑर्गेनाइजेशन में कैसे हो सकता है? सबको इम्पोर्टेंस मिले, उनकी जो फैमिली है उसको भी साथ साथ में, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में लगे और आपका फैमिली टाइम कुछ नहीं है। जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था कि इंटरेस्ट एज ए इंडिविजुअल वाला जो प्रिंसिपल था फ्यूल में, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर आपकी फैमिली है तो आपको अपनी फैमिली को भी साथ ही साथ में देखना है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक एम्प्लॉय का। तो बेसिकली इस प्रिंसिपल के अंदर क्या है कि जो टुगेदरनेस एंड पीसफुल और रिस्पेक्ट आप बोल सकते हो, सिर्फ इतनी चीज़ है हार्मनी के अंदर। और अगर एग्जाम्पल इसका मैं आपको बताऊँ कि और एग्जाम्पल देखिए इसका क्या हो सकता है। सपोज कि एक एम्प्लॉय है मैनेजमेंट के अंदर, देखो अगर हमने जैसे भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में बात किया था, अब जो वर्कर्स हैं, अगर हम यहाँ पे वर्कर्स की बात करें कि जो यहाँ पे वर्कर्स काम करेंगे, वर्कर्स का क्या टारगेट होगा कि उनको प्रॉफिट से ज़्यादा शेयर मिले इन टर्म्स ऑफ सैलरी, वेजेस, देयर बोनस, उनका फोकस यही होगा। अब जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है या फिर जो और बीच के जो मैनेजमेंट और ये दोनों आगे, इनका क्या गोल होगा कि जो प्रोडक्शन है वो क्या हो, मैक्सिमम हो, हम इनसे कितना ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, इन मैनेजमेंट को भी और वर्कर्स को भी, यहाँ पे इन दोनों को क्या करना चाहिए कि इन दोनों को मिलके इस तरीके से काम करना चाहिए कि इनका प्रॉफिट भी बढ़े और प्रोडक्शन भी बढ़े, और साथ ही साथ में क्या हो, वर्कर्स को प्रॉपर टाइम भी मिले, टाइम मैनेजमेंट भी हो और प्रॉफिट शेयरिंग भी उतना ही हो। तो ये जो गोल्स हैं, जैसे इन्होंने इंडिविजुअल गोल वर्कर ने अपने अज्यूम कर रखे हैं कि मुझे भाई प्रॉफिट मिले, बोनस बहुत सारा मिले, ये अपना अलग बैठे हैं कि हमारा प्रोडक्शन होता रहे, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, इनको इनसे कोई मतलब नहीं। तो इस तरीके से काम, अब इसी गोल को, ये जो गोल है, ये गोल आपस में इंटर रिलेटेड है कि नहीं। अगर इनको प्रॉफिट का पार्ट ज़्यादा मिलेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रोडक्शन में ज़्यादा होना चाहिए, टॉप लेवल मैनेज कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करना चाहिए। तो अब ये जो दोनों गोल्स हैं, इन दोनों गोल्स को कंबाइन करके एक साथ मिलके दोनों को मिलके काम करना चाहिए फॉर द प्रॉफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब प्रॉफिट होगा ऑर्गेनाइजेशन में तो ऑब्वियसली उनको बोनस मिलेगा ही। तो दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल कि हार्मनी नॉट डिस्कॉर्डेड, कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर। आप सिंपल एक लाइन में इसको लिख सकते हो कि अगर आपको लिखना है कि देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी, कि देयर शुड बी, अब उसको अपनी खुद की लैंग्वेज में जितना इंक्रीज करना चाहो अपने वर्ड्स में लिख सकते हो कि कंप्लीट हार्मनी एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन जो मैनेजमेंट है एंड वर्कर्स है। दैट्स ऑल, ये सिंपल सा प्रिंसिपल। क्लियर?
इन दोनों को ही, इसमें दो ही लोग हैं, इन दोनों को मिलके अच्छे से काम भी करना है और दोनों को एक दूसरे की इम्पोर्टेंस और नीड भी समझनी है। क्लियर? Yes, ma'am. That is the harmony, not discord. Then the third principle is cooperation. तो काफी इजी है, सिमिलर टू फ्यूल, कि जो कॉर्पोरेशन है दैट इज नॉट इंडिविजुअलिज्म। किसी एक इंडिविजुअल पे तो डिपेंड नहीं करता ना कॉर्पोरेशन। अगर क्लास में भी डिसिप्लिन चाहिए, एक स्टूडेंट सिर्फ शांति से बैठा है, बाकी सारे स्टूडेंट बातें कर रहे हैं, तो डिसिप्लिन इम्पॉसिबल है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सारे स्टूडेंट्स का कॉर्पोरेशन चाहिए। सेम अगर हम कंपनी में बात करें तो कंपनी में भी सेम यही चीज़ है। अब अगर हम कंपनी की बात करें तो यहाँ पे अगेन वही मैनेजमेंट है एंड वर्कर्स हैं। देखो टेलर के प्रिंसिपल्स क्या है, टेलर्स के प्रिंसिपल्स ज़्यादातर मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ की मेंटल हेल्थ, उनकी मोटिवेशन स्किल्स और कैसे हार्मनी और यूनिटी बना के कंपनी काम करे। हालांकि वो इसके बारे में बात नहीं करता कि व्हाट आर द रेम्यूनरेशन, क्या प्रैक्टिकलिटी है, इन चीज़ों पे उसकी डिस्कशन इतना नहीं, क्योंकि ये सारे प्रिंसिपल्स ऑलरेडी फ्यूल ने दे रखे हैं। इसके जितने भी प्रिंसिपल्स हैं टेलर के, वो बेसिकली हार्मनी, देन साइंटिफिक स्टडी के ऊपर कैसे एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्ट करना है, कैसे उनकी रिस्पेक्ट को मेंटेन करना है, उनको एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वर्कर्स अपने मैनेजमेंट को समझे, मैनेजमेंट अपने वर्कर्स को समझे। ये सारे ही बेसिक क्राइटेरिया है टेलर के प्रिंसिपल का। तो जो इसमें कॉर्पोरेशन में, अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखो मैनेजमेंट है, वर्कर है, सिंपल है। वर्कर्स को भी मैनेजमेंट की जो भी वो वर्क असाइन कर रहे हैं, जो काम बता रहे हैं, ऑब्वियसली वर्कर्स को फॉलो करना है। उनको मैनेजमेंट है जो मैनेजमेंट को भी वर्कर्स की नीड और उनको टाइम और हर तरीके से, इट मीन्स हार्मनी। यहाँ पे हम बेसिकली जो बोले सेकंड प्रिंसिपल है कि जो हार्मनी है वो नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मनी यहाँ पे खराब नहीं होनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ दिस प्रिंसिपल, कॉर्पोरेशन और इंडिविजुअल। या फिर यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इंडिविजुअल, अगर सपोज वर्कर्स तो चाह के ना चाह के मैनेजमेंट वहाँ पे इंक्लूड होगा ही। अब सब मैनेजमेंट कैसे वर्कर्स को इंक्लूड कर सकता है, किस तरीके से उनकी इंपॉर्टेंस को बढ़ा सकता है, कोई बता सकता है? कैसे उनको फील कराएगा कि यस हाँ वो एक पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन के? सैलरी, प्रॉफिट नहीं, दैट इज डिफरेंट थिंग। आप अगर कहीं काम कर रहे हो आपको सैलरी मिलेगी, इसके अलावा और क्या चीज़ें हो सकती है? टाइम पर सैलरी, टाइम पर मिले, ओके, बट वो इससे इम्पोर्टेंस कहाँ फील करेंगे कि हम कंपनी के पार्ट है? वो तो हर ऑर्गेनाइजेशन में उनको सैलरी मिलती है टाइम पर। बहुत रेयर तो कुछ एक्सेप्ट करें। एग्जैक्टली, कि अगर वहाँ से कुछ सजेशंस आ रहे हैं, उनको सजेशन के लिए सबसे पहले तो इनकरेज करना चाहिए। उनके आइडियाज़ को ले, एटलीस्ट अडॉप्ट नहीं करना तो सुनना चाहिए। कभी आपको लगता है कि उनके आइडियाज़ और सजेशंस कंस्ट्रक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, इनोवेटिव है, तो हम उनके आइडियाज़ को हमें फॉलो भी करना चाहिए। तो इन चीज़ों से जब तक हम उनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, देखो सैलरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वेज इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनको वेजेस सैलरी मिल रही है, बट अगर हम अपनी ही कुछ डिसीजन में उनको इन्वॉल्व करते हैं, उनकी बात को सुनते हैं, उनको मौका देते हैं कि आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, तो उससे क्या होता है, उनको उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है। इनडायरेक्टली एम्प्लॉयज़ का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सैलरी इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग, बट इसके साथ साथ अगर आप सिर्फ उनको पैसा देते रहो, सैलरी देते रहो टाइम पर, उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, वो अपने सुपरवाइजर को जानते भी नहीं हो, अगर आप उनके साथ मीटिंग ना करो। मीटिंग करने का मेन मकसद क्या होता है कि जो डायरेक्टर्स हैं, जो मैनेजमेंट है और जो उनके पास सुपरवाइजर और जो वर्कर्स है, वो एक दूसरे को जाने। तो अगर वही चीज़ों की यहाँ पे कमी हो जाएगी तो वहाँ पे कॉपरेशन थोड़ा मुश्किल आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है, अगर आपकी फ्यूचर में कुछ ऐसी कंपनी की सिचुएशन आती है कि कंपनी टाइम पर सैलरी पे नहीं कर पा, सपोज ये करंट सिनेरियो आप देखो कोविड का, इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉस फेसेस कर रही है, बट अगर उनकी एम्प्लॉय के साथ अच्छी रिलेशन है तो ऐसा नहीं कि एम्प्लॉय सारे बैकआउट हो गए हैं, एम्प्लॉय को भी निकाला है, बट जो एम्प्लॉय रियल में एम्प्लॉय के साथ अच्छा रिलेशन है वो आज भी काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो लॉस में है, या जो उनके साथ एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशन है। तो दैट इज द, दोनों के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है और दोनों के को उतना ही इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए कॉपरेशन को करने के लिए।
क्लियर? दैट इज द थर्ड प्रिंसिपल. बहुत इजी प्रिंसिपल्स हैं, सारे इंटर रिलेटेड ही है प्रिंसिपल्स. देन फोर्थ प्रिंसिपल इज, अब क्या होना चाहिए यहाँ पर एम्प्लॉय का? डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन to his greatest efficiency. अब ये एक्सप्लेन करने की नीड है. क्योंकि यहाँ पे सारा वर्क ही फ्रॉम साइंटिफिक मैनेजमेंट से चल रहा है, तो जो एम्प्लॉयज का जो डेवलपमेंट है वो होना ही है. और अगर एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट होगा, वर्कर्स का डेवलपमेंट होगा, तो जो इफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. इफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो प्रोस्पेरिटी, उसके पीछे पीछे गुडविल ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाती है कंपनी. सो इसमें क्या करना है कि साइंटिफिक सिलेक्शन करना है वर्कर्स का. अब देखो इफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज करोगे? टेल मी, इफिशिएंसी किस तरीके से इंक्रीज होगी एम्प्लॉय की? क्या क्या किया जाता है एम्प्लॉयज की इफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए? टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट इज ओके फॉर प्रोडक्शन, बट एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग, एम्प्लॉयज की स्किल को कैसे इंक्रीज करेंगे? बाय ट्रेनिंग. टाइम मैनेजमेंट इज आल्सो अ पार्ट. ट्रेनिंग उनको सबसे पहले प्रोवाइड करते हैं. देन अलॉटमेंट ऑफ वर्क. जब तक हम उनको वर्क ही अलॉट नहीं करेंगे तब तक उनकी स्किल कैसे डेवलप होगी? सो अलॉटमेंट ऑफ वर्क. दीज आर द बेसिक सिनेरियो. उनको वर्कशॉप्स अटेंड करा के, उनकी स्किल्स को इंक्रीज करके, उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ अवेयर करा के, इन सब चीज़ों से वो क्या होगा, उनका इफिशिएंसी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी इन सारी चीज़ों से. और जब भी किसी वर्कर की इफिशिएंसी इंक्रीज होती है तो सिंपल सी चीज़ें, जो उनके वेजेस सिस्टम है वहाँ पे भी जो इंसेंटिव लगेगा वो भी क्या होगी, ऑल इंक्रीज होगी. तो दिस इज द बेस्ट मेथड किसी भी एम्प्लॉय की इफिशिएंसी को यूज करना. और यहाँ पे जो अप्रोच है वो कौन सी यूज होगी? साइंटिफिक अप्रोच यूज होगी. साइंटिफिक का मतलब कि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग, वर्कशॉप्स, प्रैक्टिकल काम करा के. क्लियर? So that is your 4 principles. Science not rule of thumb, harmony not discord, then cooperation not individualism, development of each and every person to his great efficiency and prosperity. These are the 4 principles of Taylor. अभी भी मैं आपको बोल रही हूँ बेसिक. जो टेलर और फ्यूल में जो डिफरेंस है वो यही है. जो टेलर ने बात की है मेंटल रिवॉल्यूशन की. जो सारा वर्क है वो किस पे डिपेंड होना चाहिए? साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए. जो एम्प्लॉय हैं और जो वर्कर्स हैं उनकी जो रिस्पेक्ट है, इट मीन्स जो उनकी हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. दोनों कौन है यहाँ पे? मैनेजमेंट एंड वर्कर्स. एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. सो दिस इज द बेसिक क्राइटेरिया जो भी टेलर के प्रिंसिपल्स हैं. तो टेलर के प्रिंसिपल इतना कुछ हार्ड एंड टफ नहीं है. ओनली 4 प्रिंसिपल्स हैं. इंपॉर्टेंट आपके फ्यूल के हैं, फ्यूल के आते हैं ज़्यादातर. जो टेलर के प्रिंसिपल हैं केस स्टडी में पक्का पूछा जाता है मेनली. जैसे हार्मनी नॉट डिस्कॉर्डेड है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब है,
अगर सपोज आपसे पूछा गया टाइम स्टडी करके कुछ पूछा गया है, हिट एंड मिस मेथड करके पूछा गया है, तो यू हैव टू यूज द साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी, यू ऑल नो कि कहीं भी मोटिवेशन और अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है टॉप मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में, तो देन हार्मनी नॉट डिस्कॉर्डेड। ये सारे दोनों प्रिंसिपल्स आपके आ जाएंगे। तो कुछ देख लेते हैं। स्टडी, देन दोनों का डिफरेंसेस पढ़ लेंगे फ्यूल और टेलर के। अच्छा, हु इज नोन एज फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, टेलर ऑफ फ्यूल? Henry. Yes, Henry Fayol. Henry Fayol known as father of general management. Okay. Then, if I ask, स्पिरिट दे क्रॉप्स, जस्ट अ मिनट, जिससे पूछूंगी काफी इजी है वैसे, आना चाहिए। स्पिरिट दे क्रॉप्स मीन्स, ऑप्शंस आर गैंगप्लैंक, गैंग बॉस, ऑर्डर, and D is union, is strength. So क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? Tell me, Harsh. जो प्रिंसिपल है फ्यूल का, स्पिरिट के क्रॉप्स, उसका क्या मतलब है? गैंग प्लैंक, गैंग बॉस, ऑर्डर और यूनियन इज स्ट्रेंथ। नो? टेल मी, किसी को भी नहीं आता इसका आंसर? D. डी, डी Union is strength. D. ओके, यूनियन इज स्ट्रेंथ। व्हाई? क्यों है इसका आंसर डी? गैंग प्लैंक क्यों नहीं है? गैंग बॉस तो चलो रॉन्ग है, बाकी गैंग प्लैंक क्या होता है? व्हाट इज गैंग प्लैंक? Scalar chain member. ये स्केलर चेन में होता है। बेसिक प्रिंसिपल का मीनिंग ही यही है कि यूनियन इज स्ट्रेंथ। ओके, जस्ट लेट मी फाइंड सम क्वेश्चंस फ्रॉम गूगल। इसका आंसर बताइए। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट, एन ऑर्गेनाइजेशन शुड सेफगार्ड अगेंस्ट अब्यूज ऑफ मैनेजरियल पावर
but at the same time a manager should have the necessary authority to carry out his responsibility. Very simple. Name the principle. Yes, authority and responsibility. हाँ, exactly. Answer दे रखा है question में. So name the principle of management suggested by Henry Fayol, which advocate that there should be good superiors at all levels, clear and fair agreement and judicious application of penalty. That is also, I think, order or authority and responsibility. क्या होगा इसका आंसर? D, the correct answer. वही ऑथोरिटी एंड नहीं और नन ऑफ द अबव होगा ना, क्योंकि ऑथोरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी तो लाइक वो होगा ना कि किसके पावर हो सकता है, ऑर्डर तो कुछ और ही होगा बस. बट यहाँ पे क्या दे रखा है? D, the correct answer is discipline. हाँ, none of the above होगा ना इसका आंसर. देखो, spread the crops, remove I and include V. ऑर्डर में क्या आ जाएगा कि आपको जो भी ऑर्डर्स मिल रहे हैं उसको आपको कंप्लीट करना है. Authority and responsibility impossible, so none of the above. इसका आंसर है discipline. चलिए next. According to Henry Fayol, if the principle of general management is violated, authority is undermined, discipline is in jeopardy, order disturbed and stability threatened. Identify the principle. ऐसा खुद से पढ़ो उसको एक बार क्वेश्चन को. क्या लगता है इसमें? Equity. Okay, let me check. Discipline. According to Fayol, there should be one and only one boss for every individual employees and dual subordination should be avoided. Okay. Through this principle of management, Henry Fayol guides the managers to exhibit exemplary behavior and advise that they should not fall into temptation of misusing their powers for personal benefits at the cost of general interests of the organization. Which principle of management is being described in the above statement? Subordination of individual interest to general interest. सभी यही बोल रहे हैं? No? Okay. Discuss. सोचो, दिमाग लगाओ, बताओ क्या हो सकता है इसका आंसर. Again देखो क्वेश्चन. Through this principle of management, Henry Fayol guides the managers. उन्होंने मैनेजर को क्या गाइड किया है कि टू एग्जिबिट exemplary behavior and advises that they should not fall into temptation of misusing their power. वो अपनी पावर को मिसयूज नहीं करेंगे फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट एट द कॉस्ट ऑफ जनरल इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल होगा? अब आप चारों प्रिंसिपल्स दे रखे हैं. देखो, इक्विटी नहीं होगा. रेम्यूनरेशन इज अबाउट द सैलरी एंड वेजेस. सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन एंड सबऑर्डिनेशन. अब बी और सी में से आप बताओ क्या होगा आंसर. अभी मैंने बता दिया, ए और डी नहीं होगा बिकॉज रेम्यूनरेशन इज रिलेटेड टू सैलरी एंड वेजेस, इक्विटी इज डिफरेंट थिंग. क्या होगा इसका आंसर? सी एक ने बोला है, बाकी बताओ. क्या लगता है बाकी को? सी किसने बोला है? भार्गव. पर मैं भी सोच रहा हूँ. हाँ, सोचो. मेरा डी मैम. आपका डी है, इक्विटी. ओके. फिर पता नहीं वाला तो ऑप्शन ही नहीं है बेटा. डी तक है बस. डोंट नो करके कोई ऑप्शन नहीं है इसमें. मैम बी या डी में से शायद. क्वेश्चन समझ में आया सभी को? सिंपली यहाँ पे बोला है कि जो भी पावर में है, इट मींस यहाँ पे मैनेजर को लिखा हुआ है कि उसको अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए अपनी पावर्स को मिसयूज नहीं करना चाहिए. और किस बेसिस पे? जनरल इंटरेस्ट. इट मींस कंपनी के
इंटरेस्ट के लिए। तो कौन सा प्रिंसिपल आपको लग रहा है? आपको 4 प्रिंसिपल दे रखे। रेम्यूनरेशन है पहला, रेम्यूनरेशन इज रिलेटेड टू सैलरी एंड वेजेस, तो यहाँ पे उसका कुछ डिस्कस नहीं हो रहा, तो ये तो आपका कट हो गया। सेकंड प्रिंसिपल क्या बचा? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज कि ओनली एक आपको इंस्ट्रक्शन देगा और सबको फॉलो करना है। डिसेंट्रलाइजेशन की हर डिपार्टमेंट और हर मैनेजर के पास अपनी अपनी पावर्स होंगी जिससे कि डिसीजंस क्विक हो सकते हैं। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, कि अपनी जो अपने खुद इंडिविजुअल इंटरेस्ट और अपनी इंडिविजुअल चीज़ों के बारे में ना सोच के हमें कंपनी के इंटरेस्ट के बारे में, कंपनी के जो कॉमन गोल है उसके बारे में सोचना चाहिए। एंड इक्विटी इज दैट थिंग। तो क्या होगा इसका आंसर? चलो आंसर देखे फिर बोलना है, अभी फाइनल बता दो, कुछ ब्लॉक करना हो तो। ए बी सी डी। आंसर अभी देख ही लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, कंफ्यूजन हो रहा है। पहले आप लोग बताओ तो क्या है। चारों का एक एक। अच्छा चारों का एक एक है। ओके देखते कौन करेक्ट है। सो आंसर इज सी, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सी किसका था? भार्गव? यस मैम। So C is the correct answer. So the principal Fuel advocate that the interest of organization should supersede individual interest of an employee. Simple लिखा है, फिर भी आप लोग पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं। यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ भी है, पर्सनल बेनिफिट, जर्नल इंटरेस्ट। ना दिमाग नहीं लगाना है फिर। ओके 30th देखिए। Which principle of general management advocate that employees' turnover should be minimized to maintain organizational efficiency? इसके लिए आप लोगों को प्रिंसिपल पढ़ने पड़ेंगे, तभी आंसर्स आएंगे। यहाँ पर क्या होगा? कंपनी की ऑर्गेनाइजेशनल की इफिशिएंसी को मेंटेन रखने के लिए एम्प्लॉइज टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज्ड। सबको रेम्यूनरेशन लग रहा होगा ना, टर्नओवर आ गया है। सो क्या लग रहा है बेटा, बोलिए इसका आंसर। अच्छा इसका आंसर तो आ ही गया नीचे। एक स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल है इसका आंसर। स्टेबिलिटी because due care should be taken while carrying out the recruitment and selection process, and a new recruiter should be placed at a particular position for sufficient tenure. टर्नओवर इज कि उसकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। टर्नओवर पैसे वाली बात नहीं हो रही यहाँ पे, उसका जो टाइम पीरियड है एम्प्लॉय का। ये हमने कर लिया है। Okay, tell me, the application of these principles of management leads to higher production and better work for the same efforts. जल्दी से दो उसका आंसर। सॉरी, टेल मी। डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, ओके। मैम डिवीजन ऑफ वर्क। मुझे कॉलेज जा रहा है। नहीं लॉल नीचे वाला कर दे, सेकंड वाला कर दे। अच्छा आंसर बोलिए गूगल। अरे नहीं, मैंने गूगल नहीं देखा, मैं पानी पीने गया था, फिर मैंने अभी आया पढ़ रहा था। अब सही में पानी पीने गया था भाई, मत मानो मेरे को क्या। ओके इतना अच्छा एक तो आंसर देना, शर्म नहीं आती इतनी शिट।
अच्छा ओके, एक्सप्लेन इसका डिवीजन ऑफ वर्क क्यों है आंसर? मैम इसमें लिखा है देखो लीड्स टू हायर प्रोडक्शन एंड बेटर वर्क फॉर द सेम एफर्ट, ठीक है? सेम एफर्ट यानी अगर मतलब कि जो प्रोडक्शन स्पीड तब होगा जब हम लाइक जैसे अगर मतलब 10 लोग हैं, ठीक है, और हमको 5 kg वो करेंगे, क्या बोलते हैं 5 kg का अगर यूनिट चाहिए, ठीक है, तो हम 5 में वो डिवाइड करके मैनुअल डिवाइड करके 2.5 करेंगे, ठीक है? इससे प्रोडक्शन जल्दी होगा, ठीक है, प्लस काम एकदम अच्छे से और परफेक्शन के साथ होगा। ओके, चेक करते हैं आंसर डिवीजन ऑफ वर्क ना। हाँ, नहीं हुआ तो निश्चित तू कहेगा ले नहीं आएगा। अच्छा करेक्ट। The application of principle of division of work enables an employee to gain proficiency in work by doing it repetitively over a period of time. Good. तो मैंने एक्सप्लेन अच्छा किया ना, अलग किया, देख रहा निश्चित, देख रहा। अरे देखा भी सुना भी, बहुत बढ़िया, थैंक यू, एक्सीलेंट। चलो नेक्स्ट 24th. The technique of differential piece rate system was developed by Taylor in order to All of the above. discriminate between efficient and inefficient worker, reward the efficient worker, motivate the inefficient worker to perform better. इसका आंसर all of the above होगा. Okay. अभी इसको रहने देते हैं. I think टाइम स्टडी तो हमने किया है, मोशन स्टडी नहीं किया है. Okay, which of the following is an objective of time study? To determine the number of workers to be employed, to formulate suitable incentive scheme, to calculate the labor cost, or all of the above. Objectives हुए ना टाइम स्टडी के. अगर हम टाइम स्टडी इट मीन्स हमें पता है कि उतने टाइम पर ये वर्क कंप्लीट होगा. तो फर्स्ट है डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स. हमें पता है कि उसमें कितने लोग की जरूरत पड़ेगी, तो ये भी पॉइंट हो सकता है. उनके इंसेंटिव स्कीम्स को हम सुटेबल लगा सकते हैं. देन लेबर कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं. इट मींस इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव. तो इसको भी छोड़ते हैं. ओके, अकॉर्डिंग टू टेलर ईच स्पेशलिस्ट 17th क्वेश्चन बेटा. Each specialist is to assign work according to his or her qualities. The employees who possess technical mastery should be involved in planning work, whereas those with energy and good health may be assigned execution work. Name the related principle of scientific management. C क्यों लगा? क्योंकि फंक्शनल फोरमैनशिप नहीं होगा. साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. And none of the development of each and every person because okay sorry so correct answer is C, development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. Okay. 16th, according to this principle of scientific management, the employees should be rewarded for their suggestions which result in substantial reduction in the cost. इसका तो आंसर क्या होगा? कहाँ पे सजेशंस ले रहे थे? अभी थर्ड प्रिंसिपल में हमने देखा था कि सजेशंस हम किससे, हाँ, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. बी. 15th, according to this principle of scientific management has for its foundation the firm conviction that true interest of the management and the workers are one and the same. The prosperity of the employer cannot exist for a long time unless it is accompanied by prosperity of the employees and vice versa. It means तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, यही है इसका मीनिंग. एक तरफ से नहीं हो सकता है. तो आई थिंक इसका आंसर हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड होगा. राइट.
आप लोगों को कुछ और लग रहा है? इसका आंसर चलिए आप लोग दीजिए 14th का. According to Taylor, even a small production activities like loading figure of iron into boxes can be scientifically planned and managed. This can result in tremendous saving of human energy as well as wastage of time and material. Identify the related principle of scientific management. इसमें पूरा साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक एनालिसिस आई है, तो बेसिकली वो इसमें सबसे ज्यादा था. क्या होगा इसका आंसर? देखो यहाँ पे क्या बोला है कि इवन अ स्मॉल प्रोडक्शन एक्टिविटी लाइक लोडिंग फिगर ऑफ आयरन इनटू बॉक्सेस कैन बी साइंटिफिकली प्लान्ड एंड मैनेज. कोई भी काम हो रहा है, कैसा भी टास्क ऑर्गेनाइजेशन, वो प्रॉपर साइंटिफिकली प्लान होना चाहिए और मैनेज होना चाहिए. इससे हम ह्यूमन एनर्जी को काफी ज्यादा सेव कर सकते हैं एज वेल एज वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मटेरियल. अब किस प्रिंसिपल में सबसे ज्यादा बोला गया था कि साइंटिफिक वर्क होना चाहिए, एनालिसिस होनी चाहिए, स्टडी होनी चाहिए, डिसीजंस आर बेस्ड ऑन टाइम स्टडी. कौन सा प्रिंसिपल है बेटा ये? अच्छा, फर्स्ट प्रिंसिपल कौन सा था टेलर का? Science not rule of thumb. जब आंसर आता है तब आप लोग बिल्कुल फुल ऑफ एनर्जी हो जाते हो और जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ गायब हो गए हो. देन ट्राई भी नहीं करना है. अच्छा, आप लोगों ने कितना लर्निंग पार्ट किया है? इंग्लिश में, बिजनेस में, इकोनॉमिक्स में, कहीं भी कुछ लर्निंग पार्ट किया है? या बस सुनने वाला काम चल रहा है? किया है. कितना किया है? कहाँ पे पहुंच गए हो आप लोग? फ्रॉम दिस वीक बेटा आप लोगों का टेस्ट तो डेफिनेटली है. हर सब्जेक्ट का एक एक टेस्ट है पर वीक, तो जो भी उस वीक में चलेगा वो आपको टेस्ट देना ही है. अकाउंट्स में आई डोंट नो अभी आप लोगों को कितना हो गया, मैम क्या टेस्ट लेंगे? बट जो अकाउंट्स में जो टीचर है वही पूरे साल रहेंगे. क्यों, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, मतलब हमें ऐसा है कि वो एक दूसरे भी मैम थे पहले, तो वो मैम हॉस्पिटलाइज्ड है, तो उसके लिए फिर सर ने ये मैम को रखा है टेम्पररी पर्पस के लिए शायद, इसलिए. अच्छा, तो नहीं, आई थिंक अभी ये जो मैम आपको पढ़ा रही है, जिस दिन मैंने क्लास अटेंड की थी वही मैम है ना? हाँ, तो अभी तो शायद यही परमानेंट है, मे बी. मुझे पता, ये ठीक पढ़ा रहे ना मैम? हाँ, तो आई थिंक ये ही परमानेंट रहेंगे. मुझे भी इस बात का आइडिया नहीं है. अभी आपका कितना चल रहा है? फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ है? कुछ क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए हैं आप लोगों ने अकाउंट्स में? हाँ, अभी तो चल रहा है. ओके. मैम आपके वहाँ वैकेशन होगा? मेरे यहाँ वेकेशन ही वेकेशन है बेटा. स्कूल में मैम? स्कूल में सीनियर क्लासेस का भी चल रहा है, जूनियर क्लासेस का वेकेशन है. तो दोनों के प्रिंसिपल्स कर लिए हैं, फ्योल और टेलर के. अभी और कुछ मैं इस चैप्टर में देखती हूँ और इम्पोर्टेंट अगर ये हुआ वो हमारा, मीन्स हमारे 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं एमपीएस में.
टेक्निक्स, अदर टेक्निक्स बाकी हैं, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या क्या टेक्निक्स है इसमें आपको पढ़ना है। फंक्शनल फोरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, देन योर टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिकॉज इसमें से 3 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, दीज आर द स्टडी। देन पीस वेज सिस्टम, जिससे अभी एक क्वेश्चन आया था एमसीक्यू से रिलेटेड, दैट इज ऑल्सो, इसको भी कर लेते हैं। देखो मैं आपको थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर देती हूँ आज। जो भी ये टेक्निक्स है ये फुली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टेलर, बिकॉज साइंटिफिक टेक्निक्स उसी के अंदर है। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, देखिए इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। फर्स्ट इज योर फंक्शनल फोरमैनशिप, then second standardization, and simplification. और ये बेसिकली टेक्निक्स है कि साइंटिफिक टेक्निक्स कौन कौन से हम अडॉप्ट करके ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली काम कर सकते हैं। और देन है आपका वर्क स्टडी, वर्क स्टडी टेक्निक है। इस वर्क स्टडी के अंदर ही आपको पढ़ना है टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, then method, then fatigue। ये 4 स्टडी आपको इसके अंदर पढ़नी है। then fourth is your differential पीस वेज सिस्टम। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी हम इसको स्टडी कर लेंगे। एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए मीनिंग्स और ये सारी चीज़ें क्या है, क्यों काम। अब देखो जो भी टेक्निक्स है साइंटिफिक मैनेजमेंट, बेसिकली हम साइंटिफिक मैनेजमेंट को क्यों अडॉप्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो एम है अकॉर्डिंग टू टेलर्स के प्रिंसिपल्स, कि वो क्या करता है, इंक्रीज करता है प्रोडक्टिविटी एंड इफिशिएंसी। प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम होता है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना और साथ ही साथ में क्या इंक्रीज करना, इफिशिएंसी इंक्रीज करना। सो दिस इज द एम ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। किसी भी साइंटिफिक मैनेजमेंट का मेनली ये एम है कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना, इफिशिएंसी इंक्रीज करना। और अगर ये दोनों चीजें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंक्रीज हो रही हैं तो जहाँ पे जो वेजेस ऑफ वर्कर्स हैं, इंसेंटिव्स हैं, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, अपग्रेड हो जाएंगे। बिकॉज जो उनका नॉलेज है एंड मेंटल ग्रोथ है, वो सारी चीजें यहाँ पर इंक्रीज होंगी। सो ये बेसिक चीजें हैं दैट अगर हम प्रिंसिपल की बात करते हैं। अब जो टेक्निक्स हैं, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो जो बेसिक प्रिंसिपल्स अभी हमने डिस्कस किए साइंटिफिक मैनेजमेंट के, उन सब में ही कहीं ना कहीं मैकेनिकल की अगर हम जो मतलब जो भी डिस्कशन किया वो सब प्रैक्टिकल बेस्ड डिस्कशन है। टेलर के जितने भी प्रिंसिपल्स है अगर हम उसको देखें तो सारी मैकेनिज्म प्रैक्टिकल चीजें हैं। तो अगर हम फर्स्ट बात करें, फर्स्ट टेक्निक है जो हमारी फंक्शनल
फर्स्ट इज योर फंक्शनल फोरमैनशिप, अब देखिए जो फोरमैन है, यू नो व्हाट इज, हु इज फोरमैन? फोरमैन किसको इंडिकेट करता है, किसको बोलते हैं? Yes or no? नो मैम। बेसिकली जो भी लोएस्ट रैंकिंग मैनेजर्स होते हैं कंपनी, इट मींस ऑल द वर्कर्स, जो भी एम्प्लॉइज हैं उनको बोला जाता है। अब चाहे वो मिनिमम वेजेस वाले हो या लोएस्ट हो, रैंकिंग के अकॉर्डिंग बोल सकते हो किसी भी तरीके से, तो जो बेसिकली जितने भी लोग काम कर रहे हैं दे आर ऑल फोरमैन के अंदर में हम उनको स्पेशलिस्ट बोल सकते हैं। सो अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जैसे सपोज एक मैनेजर की बात करते हैं, मैनेजर से स्टार्ट करते हैं। अब जो मैनेजर है उनके पास दे कैन इंचार्ज, सपोज एक अगर प्लानिंग का है, अगर दूसरा प्रोडक्शन का है, मे बी ही इज प्रोडक्शन इंचार्ज एंड ही इज प्लानिंग इंचार्ज। अब इसके पास क्या होंगे, इनके पास भी तो कुछ एम्प्लॉयज होंगे इनके अंडर में, दे कैन सुपरवाइजर्स, कम्युनिकेटर्स। सेम यहाँ पे भी अगर जो प्रोडक्शन इंचार्ज है, यहाँ पे भी क्या होगा, इनके पास भी अंडर में एम्प्लॉयज होंगे, कुछ हेड होंगे, चाहे वो एज अ बॉस बात कर रहे हो या फिर एक क्लर्क, कॉस्ट क्लर्क हो सकते हैं, देन डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए हो सकते हैं। तो ये जो सुपरवाइजर है अंडर मैनेजर, ये सारे वो सुपरवाइजर है जो मैनेजर और जो इंचार्ज के अंदर में आ रहे हैं। अब बाद में जो कौन आएंगे नीचे, दे ऑल आर यू कैन दे ऑल आर वर्कर। ये बेसिक एक स्ट्रक्चर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। हम टॉप लेवल मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, हम यहाँ पे इस चीज को इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले जो मैनेजर है, मैनेजर में सपोज एक अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट के मैनेजर हो गए, तो हमने यहाँ सिर्फ 2 डिपार्टमेंट के मैनेजर लिए, दैट इज प्लानिंग एंड प्रोडक्शन। अब प्लानिंग के पास कुछ अपने इंचार्ज हैं, प्रोडक्शन के पास अपने खुद के कुछ इंचार्ज हैं, उसमें इंस्पेक्टर्स होते हैं, देन गैंग बॉस होते हैं, रिपेयर बॉस होते हैं, जो भी जितने भी बॉसेस हैं वो सारे आपके इसके अंदर में आ गए। अब इनके अंडर में जितने भी पर्सन है वो सब क्या है, इसके अंडर में ही आए, तो दैट ऑल द वर्कर्स आर वर्कर्स, ऑल द पर्सन्स आर वर्कर। तो ये प्रॉपर प्रोसेस है, एक शॉप फ्लोर हम इसको बोलते हैं। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है। अब अगर हम फंक्शनल फोरमैनशिप की बात करें तो मैंने जैसे अभी आपको बताया, इसमें लोएस्ट रैंकिंग मैनेजर एंड हाईएस्ट रैंकिंग मैनेजर वर्कर्स है, जो सभी को फेस टू फेस कांटेक्ट करना है, डेली बेसिस पे एक दूसरे को सामने फेस करना है, काम करना है। जो भी उनकी प्रोसेस प्रोडक्शन प्लानिंग है उनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, कंट्रोल करना है, ये पूरा एक एंटायर प्रोसेस है जो ये लोग मिलके काम कर रहे हैं। अब टेलर ने यहाँ पे क्या बोला, देखो ये जो फ्यूल का जो प्रिंसिपल है ना, फर्स्ट डिवीजन ऑफ वर्क, उसको ये अपोज कर रहा है, उसी प्रिंसिपल को ये अपोज कर रहा है। इट मींस अपोज किस तरीके से कि डिवीजन ऑफ वर्क इज ओके, अच्छा तो है वो, बट उसको और कितना साइंटिफिक और अच्छे से कर सकते हैं वो इसमें प्रॉपर्ली बता रहा है। अब अगर हम इस प्रिंसिपल को देखें कि यहाँ पे जो रोल ऑफ फोरमैन है उसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। अब जो भी फोरमैन, इट मीन जो वर्कर्स हैं, जो पीपल हैं, जो एम्प्लॉयज वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनकी क्वालिटीज क्या, उनकी क्वालिटीज हैं। अब देखिए कोई भी हम अगर डिवीजन ऑफ वर्क की बात करें, वहाँ पे भी क्या है, हर एक वर्क को, हर एक टास्क को डिवाइड करना है डिफरेंट ग्रुप में। यहाँ पे भी वही काम करना है, बट एक सिंगल पर्सन को काम कैसे देना है, काम देना है साइंटिफिक, कि वो पर्सन उस काम को प्रॉपरली कर सकता है कि नहीं, एक वो पर्सन एबल है उसके करने के नहीं। अब वो सजेशन कैसा होना चाहिए, वो टेक्निक्स पे डिपेंड होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए एंड रिसर्चशिप होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे जो टेलर ने क्या बोला है कि जो वर्क है, जो टास्क है, वो सुपरविजन होना चाहिए और डिवाइडेड भी होना चाहिए इनटू सर्वल स्पेशलिस्ट फंक्शन। जैसे कि अगर एक वर्क है, ये टास्क है, अब इस टास्क में डिवीजन ऑफ वर्क तो लगाना है, बट इस टास्क को अगर हमने डिवाइड किया है 4 पार्ट्स में, चलो 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है,
तो जब हमने 5 पार्ट्स में टास्क को डिवाइड किया है, 5 पर्सन्स को दिया है, तो जो ये टास्क है ये स्पेशलिस्ट को देना चाहिए। वर्क क्या है, स्पेशलिस्ट को देना चाहिए। अब स्पेशलिस्ट कैसे होंगे वो, कि वो यहाँ पर इसको सुपरवाइज करेंगे, ये भी डिवाइड करेंगे इस वर्क को, आगे जाके ये वर्क भी डिवाइड होगा, वो और वर्कर्स को देंगे ये वर्क, बट यहाँ पे वो सुपरवाइज भी करेंगे इन वर्क को, ये वर्क बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो। तो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द टेलर एंड फ्यूल यहाँ पे। क्लियर। अब इस टेक्निक में एक और चीज है कि यहाँ पे क्या है, इसको इन चीजों को करने के लिए प्लानिंग चाहिए। टेलर ने बोला इनको करने के लिए पहले से प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए प्लानिंग होनी चाहिए। अब हर ग्रुप में जो, जैसे कि उसने किस तरीके से डिवाइड किया, जैसे मैंने आपको यहाँ बनाया था, इस फंक्शनल फोरमैनशिप में एक स्ट्रक्चर दिया है टेलर ने, जो मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूँ। ये स्ट्रक्चर दिया है, सपोज ये एक फैक्ट्री मैनेजर है, कि एक हेड है, इस हेड के अंडर में 2 मैनेजर आएंगे, 2 इंचार्ज आएंगे, फैक्ट्री मैनेजर के अंदर 2 इंचार्ज आएंगे। सपोज एक आपका प्लानिंग इंचार्ज है। इस डायग्राम को आपको लर्न करना ही है। जब फंक्शनल फोरमैनशिप के बारे में आपको लिखना है, टेक्निक्स 100% एग्जाम में पूछी जाती है, टेक्निक्स कौन कौन सी टेक्निक्स है, तो ये डायग्राम आपको आना चाहिए। इसके अंदर सबसे पहले आपको हेड बनाना है, कौन, फैक्ट्री मैनेजर, देन प्लानिंग इंचार्ज हुआ, और सेकंड प्रोडक्शन इंचार्ज। यहाँ पे आप कुछ और भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको यही लिखना है, क्योंकि हम फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे प्लानिंग और प्रोडक्शन लिख दिया है। तो दैट इज प्लानिंग एंड प्रोडक्शन इंचार्ज। अब क्या टेलर ने बोला है कि हर फंक्शन में जो ग्रुप है उनको 4 फोरमैन देना है, 4 फोरमैन में डिवाइड करना है। इट मीन्स यहाँ पे 4 लोगों में डिवाइड करना है, 1 2 3 एंड 4। अगेन यहाँ पे भी प्रोडक्शन जो इंचार्ज है उसके अंडर में भी 4 होने चाहिए, 1 2 3 एंड 4। अब देखो ये 4 कौन कौन से हैं। फर्स्ट आपका कौन होगा, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, ये सब नाम टेलर ने दिए हैं। फिर सेकंड टाइम एंड कॉस्ट, देन थर्ड इज रूट क्लर्क, and fourth is discipline, जो डिसिप्लिन को मेंटेन रखेगा। देन अगेन फिर से यहाँ पे बोला है कि आपको यहाँ पे 4 लोगों में डिवाइड करना है। सो फर्स्ट यहाँ पर हो जाएंगे स्पीड बॉस, देन सेकंड इज रिपेयर बॉस, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन की बात हो रही है इसीलिए यहाँ पे रिपेयर बॉस, देन गैंग बॉस, और फोर्थ यहाँ पे इंस्पेक्टर, जो वर्क को इंस्पेक्ट करेगा। इन 4 की टीम बना दी है। टेलर ने बोला कि 4 फोरमैन के ग्रुप बनाने, मींस टोटल ऑफ 8 स्पेशलिस्ट, ये 8 स्पेशलिस्ट हो गए हैं। अब ये 8 स्पेशलिस्ट किनको गाइड करेंगे, इनके नीचे जो भी वर्कर्स होंगे, 8 स्पेशलिस्ट इन वर्कर्स को गाइड करेंगे। मैनी नंबर ऑफ वर्कर्स होंगे यहाँ पे। दे आर वर्कर। क्लियर। अब देखो यहाँ पे भी वर्क तो डिवाइड हुआ है, बट यहाँ पे टेलर ने बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से बताया है कि वर्क को, डिवीजन ऑफ वर्क को किस तरीके से डू करना है। ये एक्सटेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क है कि उसको किस तरीके से और एक्सटेंड करना है। और इस पूरे डायग्राम का जो नाम है इसको हम बोलते हैं शॉप फ्लोर, ऐसे ही है, एस, शॉप फ्लोर। क्लियर, समझ में आया, इजी है। सबसे पहले आपको फैक्ट्री मैनेजर बनाना है, देन आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। जो 2 इंचार्ज आपने बना दिए, एक प्लानिंग इंचार्ज बनाया और आपने एक प्रोडक्शन इंचार्ज बनाया, जो सेपरेट है, दोनों बिल्कुल अलग अलग है। फिर इनको चारों को
सॉरी इन दोनों को आपने 4 फोरमैन दिए हैं, 4 फोरमैन दिए हैं, दैट इज इंचार्जेस, इंस्ट्रक्शंस, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनरी। यहाँ पे प्रोडक्शन में दिया स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, गैंग बॉस, इंस्पेक्टर। और ये सारे सुपरवाइजर्स हैं, ये किसको सुपरवाइज करेंगे? इन वर्कर को करेंगे। इस तरीके से जो काम होता है दैट इज टेक्निक इज नोन एज फंक्शनल फोरमैनशिप। क्लियर? समझ में आया? फंक्शनल फोरमैनशिप, इज दैट क्लियर? समझ में आ गया बेटा? कुछ भी नहीं समझ में आया तो पूछो। जो यहाँ पे 4 पर्सन दे रखे हैं, जैसे फर्स्ट आपका दे रखा है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, इसका मतलब है कि वो एक ड्राफ्ट करेगा, सारी वर्कर्स को क्या क्या इंस्ट्रक्शंस देनी है, वो इस पर्सन का काम है। देन सेकंड क्या है? रूट क्लर्क। रूट क्लर्क का मतलब क्या है? प्रॉपरली स्पेसिफाई करना रूट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का रूट स्पेसिफाई करना, क्योंकि प्लानिंग इंचार्ज है। प्लानिंग किसकी करेंगे? प्रोडक्शन की। हमारे पास 2 ही हैं इसीलिए। फिर आपका थर्ड आता है जैसे कि टाइम एंड कॉस्ट है, कि टाइम एंड कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करना, कितना टाइम लगेगा, कितना खर्चा आएगा, ये सारी चीजें। डिसिप्लिनरी क्या होगा कि वो इंश्योर करेगा डिसिप्लिन को। ये 4 पर्सन हो गए। यहाँ पे प्रोडक्शन इंचार्ज में 4 है, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, गैंग बॉस और इंस्पेक्टर। स्पीड बॉस का मतलब क्या है? टाइम एंड एक्यूरेट देखेगा कि कितना टाइम लग रहा है उस जॉब को कंप्लीट करने में। जो गैंग बॉस है वो क्या होगा? वो मशीनरीज को, टूल्स को रेडी करेगा वर्कर्स को काम करने के लिए। रिपेयर बॉस अगर बाई चांस कुछ प्रॉपर प्रॉब्लम आ जाती है मशीन्स एंड टूल्स में, वो उसको सही करेगा, प्रॉपर वर्किंग चेक करेगा। इंस्पेक्टर क्या है? क्वालिटी ऑफ वर्क को इंस्पेक्ट करेगा। ये वर्क है इनका स्पेसिफिकली। क्लियर? कुछ नहीं समझ में आया तो बताओ। Yes or no? Yes. Okay. Just let me check कि शायद अगर कल आपका BS का टेस्ट होगा, मैं अभी सर को बोल देती हूँ, वो आपको साथ शेयर करेंगे। मैम आप ही शेयर कर दो ना मैम। अरे मुझे कंफर्म तो करने दो कि अगर उसको फॉलो करना भी है नहीं, क्योंकि टाइम टेबल तो मैंने ही बनाया है, बट सर अगर क्या है ये भी तो नहीं है ना पता। मैम आज ही शेयर कर देना मैम। तो हाँ मैं अभी सर से बात करती हूँ कि आपके साथ शेयर क्यों नहीं किया है। आप लोगों ने एप्लीकेशन में चेक किया? So tomorrow is your economics test according to my timetable। अगर वो फॉलो हुआ 6 to 7 है, 4 to 6 आपकी क्लास है, देन 6 to 7 आपका टेस्ट है। ओके, इकोनॉमिक्स का। अगर इकोनॉमिक्स का टेस्ट होगा तो नेशनल इनकम और सम थ्योरी पार्ट। ओके, तो आज मैं इसके आगे नहीं करा रही हूँ। आपको कितना लर्न करना है? फ्यूल के प्रिंसिपल्स, टेलर के प्रिंसिपल और साइंटिफिक जो मैनेजमेंट है उसमें फर्स्ट लर्न करना है, दैट इज फंक्शनल फोरमैनशिप। और इस डायग्राम के साथ इस फ्लो चार्ट को बनाना है। ओके, और अगर आपको थोड़ा सा जल्दी छोड़ दिया है तो बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करना है, सर्चिंग नहीं करनी है, गूगल और इंस्टा नहीं चलाने हैं, पढ़ना ही है। ठीक है मैम मैं तो सोशल मीडिया पे हूँ। अच्छा नहीं हो आप? ओके, जो भी है बट हाँ मुझे चेक करना पड़ेगा। पक्का ना? हाँ हाँ। स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर देना मुझे, ठीक है, कहाँ पर है ये लोग। ओके मैम। चलो इतना कर लो, कहीं कुछ डाउट होगा इसमें, अगर डाउट होगा साइंटिफिक मैनेजमेंट में तो मुझे बताना। मैम वो आज ही शेयर कर देना टाइम टेबल मैम। हाँ हाँ मैं अभी सर से बात करके अभी करवाती हूँ जो भी है।
इसमें कुछ डाउट है? No, ओके देन लर्न करिए, और बाकी मैं आपको भी सर को बोलती हूँ, सर आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है? क्या भार्गव, क्या? क्या तेरे को पक्का वक्का बोलने की जरूरत? पर तू